हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 10 आपको पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे बच्चा फर्टिलाइजेशन की। लेक्चर 8 लेक्चर 9 के अंदर आपको बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया गया था, और मैं यकीन मानिए आपने शायद ही ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा। यानी कि इतने बेहतरीन तरीके से, इतने इजी तरीके से जो है आपको पढ़ाया गया था। और मैं अब उम्मीद करता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आज के बाद आपको कोई भी समस्या महसूस नहीं होगी। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सा इवेंट क्यों हुआ, क्या इसके पीछे का कारण था, आपको सब पता लग गया लेक्चर 8 और लेक्चर 9 के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो बच्चा पहले लेक्चर 8 लेक्चर 9 देख के आए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर 10। ठीक, तो चलो आओ आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन की। क्या होता है फर्टिलाइजेशन? सर फर्टिलाइजेशन हम उस इवेंट को कहते हैं जब आपका मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ मिलता है और मिलके क्या बनाता है। मेल गैमीट कैसा है बेटा तेरा हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट कैसा है तेरा हैप्लॉइड, और दो हैप्लॉइड मिलके क्या बनाते हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। ठीक, तो इसी को आप कहते हो, इसी इवेंट को कहते हो बेटा फर्टिलाइजेशन। तो चलो आज का लेक्चर जो है अब हम शुरू करते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को हमारे नोट्स चाहिए तो वो उसे मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आपको जो है बच्चा हमारे चैनल की लिंक जो है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आओ आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। एक मिनट में अभी स्लाइड निकाल लेता हूँ। चलिए आ गई आपकी स्लाइड। अब आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे, और हेडिंग में आप क्या लिखोगे, हेडिंग में आप लिखोगे बेटा फर्टिलाइजेशन। हेडिंग में आप लिखोगे फर्टिलाइजेशन। हेडिंग में आप लिखोगे बच्चों फर्टिलाइजेशन। अब जरा देख ध्यान से। तो क्या सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ बच्चा? हाँ सर बिल्कुल। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा फ्यूजन ऑफ, और मेल गैमीट को कहते हैं बेटा स्पर्म, फीमेल गैमीट को कहते हैं क्या आपका ओवम। यानी कि स्पर्म और ओवम का मिलना, दोनों का फ्यूज करना, फ्यूज करके क्या बनाना, जाइगोट बनाना, यही कहलाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। यही कहलाता है आपका क्या, फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पर लिखोगे बच्चा, आप यहाँ पर लिखोगे फ्यूजन ऑफ, आप लिखोगे बच्चों फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो कि है आपका मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, फर्टिलाइजेशन। आपको पता है स्पर्म कैसा है बेटा, हैप्लॉइड है। लिख दें यहाँ पर, आइए चलिए एन, हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम इसके पास है। ओवम के पास भी कितने क्रोमोसोम है, 23, ये भी हैप्लॉइड है। और दोनों मिलके बेटा 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं किसमें, जाइगोट में, जो आगे चल के एम्ब्रियो बन जाएगा तो कैसा हो गया, डिप्लॉइड। यानी कि 23 क्रोमोसोम पापा से आए, 23 मम्मा से आए, और दोनों मिलके आपको जो है बेबी के अंदर कितने देखने को मिले, 46 क्रोमोसोम। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया। होता कहाँ पर है फर्टिलाइजेशन, याद करो जब मैं तुम्हें ओविडक्ट के बारे में बता रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर फेलोपियन ट्यूब की बात हुई थी, ओविडक्ट की। उसका एक रीजन होता है, थोड़ा वाइडर रीजन होता है, बीच वाला रीजन होता है ओविडक्ट का, जिसको कहते हैं हम बेटा क्या, एम्प्यूला। तो आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था आपको, जो एम्प्यूला और इस्थमस, इस्थमस है ना बेटा, याद होगा आपको इस्थमस भी। तो एम्प्यूला और इस्थमस के बीच का जो जंक्शन होता है बेटा, वहां पर जो है आपको क्या देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि वहीं पर आपके स्पर्म और ओवम की क्या होती है बेटा, मीटिंग होती है। तो अगर कोई आपसे लोकेशन पूछे तो आप फर्टिलाइजेशन की लोकेशन भी बता दोगे। तो आओ चलो लोकेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आप डाल दोगे बेटा साइट। तो फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है आपकी, फर्टिलाइजेशन की साइट की अगर हम बात करते हैं तो बेटा फर्टिलाइजेशन की जो साइट है वो क्या है आपकी, तो आप लिखोगे यहाँ पर अकर्स इन एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, अकर्स इन एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, अकर्स इन एम्प्यूलरी स्थमिक, अकर्स इन एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो जो फेलोपियन ट्यूब का बेटा एम्पुलरी स्टमक जंक्शन होता है, वहां पर इन दोनों का फ्यूजन होता है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया।
एम्पुलरी रीजन। ठीक, चलो बढ़िया। एक मिनट, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। बढ़िया। अब आपको साइट पता लगी। अब थोड़ी प्रोसेस की बात करें, देखो हमने बता तो दिया दोनों का मिलना, बट आपको लगता है ये इतना आसान है, गए और मिल लिए? नहीं बेटा, प्रोसेस है एक। तो अब आप जो हेडिंग डालोगे वो डालोगे बेटा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालोगे बेटा क्या? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर हम एक एक स्टेप की बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो क्या बेटा सबसे पहले जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा? बिल्कुल सर। मेल और फीमेल जो है क्या करेंगे? सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। उस दौरान क्या होगा? जो फीमेल, जो मेल है बेटा, वो अपनी पेनिस के थ्रू जो है क्या डालेगा, क्या इजेक्यूलेट करेगा? सर वो सीमन को इजेक्यूलेट करेगा। हाँ, और ये जो आपके सीमन का रिलीज होना होता है किसके अंदर? वेजाइना के अंदर। क्या इसी को बेटा इंसेमिनेशन कहते हैं? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। मैंने आपसे कहा बेटा ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये डायरेक्टली नहीं होगा, एक कुछ जो है स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है बेटा? सबसे पहला स्टेप आपका होता है दो मेल फीमेल जो है आपके क्या करेंगे बेटा? सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे। उस दौरान जो मेल है वो अपनी पेनिस के थ्रू जो है बेटा क्या करेगा? आपके जो सीमन है उसको वेजाइना के अंदर क्या करेगा बेटा? डालेगा। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं बेटा इंसेमिनेशन। यानी कि मुझे पता लग गया जो पहली स्टेप है वो आपकी होती है इंसेमिनेशन। तो जो पहली स्टेप है वो आपकी क्या होती है? वो होती है बच्चा आपकी इंसेमिनेशन। तो आप नंबर 1 डालोगे। सबसे पहले जो है बेटा फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इनसेमिनेशन। वो होता है आपका बच्चा इनसेमिनेशन। वो होता है आपका इनसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन में क्या होता है? इंसेमिनेशन में कुछ और नहीं सर, इंसेमिनेशन में होता है आपका सीमन जो है उसको रिलीज करा जाता है। बहुत से बच्चे बेटा स्पर्म लिख देते हैं, यहाँ पर स्पर्म नहीं लिखना है बच्चा। सीमन जो है आपका जो है निकाला जा रहा है बेटा। सीमन किससे मिलके बना है? आपके स्पर्म और प्लस जो आपकी ग्लैंड्स थी, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जैसे कि आपकी बेटा काउपर्स ग्लैंड हो गई, सेमाइनल वेसाइकल हो गई, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। तो इन सब के जो मिला के बेटा आपके सीक्रेशंस थे उनको क्या कहते थे? सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों को मिला के सीमन कहते हैं। तो जो एक्चुअली में मेल इजेक्यूलेट करता है बेटा वो सीमन करता है। तो सीमन कहां पर निकला है बेटा? वेजाइना में निकला है। इसी को आप कहते हो इंसेमिनेशन। सीमन रिलीज्ड इनटू वेजाइना। सीमन रिलीज इनटू वेजाइना। क्या सबसे पहला इवेंट आपका यही होगा? बिल्कुल सर, सबसे पहला इवेंट यही होगा। अब आप क्या करोगे? पॉज करोगे और इसको नोट कर लोगे। हो गया? कर लिया आपने नोट? बढ़िया। अब देखो आगे एक डायग्राम बनाते हैं और जो है फिर उससे मैं आपको और चीजें समझाता हूँ। क्या आपको याद है पर इजेकुलेशन जो है बेटा आपके कितने स्पर्म्स जो हैं आपके पर इजेकुलेशन में मौजूद होते हैं? तो आपको नंबर याद होगा, मैंने आपको बताया था 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, अब जरा देखो, आपने नोट कर लिया? बढ़िया। अब देख आगे। अब यहाँ पर बनाते हैं बेटा आपका एक डायग्राम। यहाँ पर बनाया जाए आपका एक डायग्राम। तो देखिए ये जो है, आइए अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बना रहा हूँ। मैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये मैंने क्या बनाई बेटा? ये मैंने बनाई आपकी वेजाइना की ओपनिंग। ये मैंने बनाई आपकी वेजाइना की ओपनिंग। और ये इस तरीके से जो है बच्चा आपका, ये देख, ये देख। हाँ आजा। एक मिनट। और यहाँ पर ये मैंने क्या बना दी बेटा? ये मैंने बना दी तेरी ओविडक्ट, जिसको आप फेलोपियन ट्यूब भी कहते हो। और इसका ये जो वाइडर वाला पार्ट होता है इसको आप क्या कहते हो? एम्प्यूला कहते हो। ठीक, हाँ सर। और ये देख, और ये आगे इसकी बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्ब्रियाई जिसको आप कहते हो।
बेहतरीन। जी हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेम वे में बेटा इसी तरीके से यहाँ भी आपके प्रेजेंट होगा इस साइड पर भी। अब देख जरा ध्यान से, आ जा। क्या अंदर बेटा जो है आपके अंदर वाली लेयर जो है क्या एंडोमेट्रियम है? बिल्कुल। तो इस तरीके से मैं एंडोमेट्रियम को भी बना देता हूं। ये देख। अब देख तेरा ये डायग्राम बन गया। अब जरा ध्यान से तू देखियो जो मैं तुझे बता रहा हूँ। क्या बेटा ये जो तुझे दिख रहा है ये वेजाइना है? हाँ सर, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपकी वेजाइना। बेहतरीन। और बेटा ये आपको ओपनिंग दिख रही है? हाँ सर, ओपनिंग दिख रही है, तो ये है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। ये है आपकी बेटा वेजाइनल ओपनिंग। बढ़िया। ये है आपकी वेजाइनल ओपनिंग। बहुत बेहतरीन। ये आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है सर? ये है सर्विक्स, जिसके अंदर ये जो रास्ता है इसको हम कहते हैं आपका सर्विकल कैनाल। ये है बच्चा आपका सर्विक्स। ये है आपका बच्चा क्या? सर्विक्स। बेहतरीन। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर? ये है आपकी यूटेरस। ये आपको दिख रही है बच्चा यूटेरस। ये आपको दिख रही है यूटेरस। ये क्या है बेटा? ये है आपकी फेलोपियन ट्यूब। ये है बच्चों आपकी फेलोपियन ट्यूब। अब जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बेटा वेजाइना में ही आपका इंसेमिनेशन करा गया? बिल्कुल सर। तो देख जरा ध्यान से। तो मैं क्या करता हूं, मैं जो है यहाँ से आपका एक एरो बनाता हूं। जरा देख ध्यान से। इस तरीके से क्या हुआ बच्चा? आपका हुआ यहाँ पर इंसेमिनेशन। आपका यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आपका हुआ इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर हुआ आपका बच्चा इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन के दौरान क्या हुआ बेटा? कितने स्पर्म्स को जो है रिलीज करा गया? आपके जो है 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स गए। तो यहाँ पर आप नंबर भी मेंशन कर दोगे। तो आप यहाँ पर लिख दोगे बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है इंसेमिनेशन हुआ उनका। ठीक है। बेहतरीन। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो, 200 टू 300 मिलियन स्पर्म बहुत ज्यादा है। नंबर ये जो है आपका कैसा है बेटा? बहुत ज्यादा। अब ये जो बेटा आपको वेजाइना दिख रहा है ना, मैं अब आपको बताता हूँ एक बात। हमें फर्टिलाइजेशन करने के लिए बेटा एक ही स्पर्म चाहिए। एक ही स्पर्म उस एक ओवम से जाके मिल जाए और आपका जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बढ़िया। हमने जो है कितने स्पर्म्स को रिलीज करा बेटा? पर इजैक्यूलेशन आपका 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स उस सीमन के अंदर मौजूद है। बहुत बेहतरीन। होता क्या है बेटा, ये क्या सारे स्पर्म्स वहां तक पहुंच पाएंगे? नहीं बेटा। देखो, स्पर्म्स को कौन कौन सा रास्ता तय करना है? स्पर्म्स को वेजाइना का रास्ता तय करना है, उसके बाद सर्विक्स में एंट्री लेनी है, उसके बाद यूटेरस में जाना है, देन यूटेरस के बाद फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है। तो इनको जो है बेटा एक लंबा रास्ता तय करना है। होता क्या है, जो आपको ये वेजाइना दिख रही है, ये जो वेजाइना आपको दिख रही है बेटा, ये जो आपको वेजाइना दिख रही है, इस वेजाइना की जो पीएच होती है बेटा वो होती है आपकी 4 to 5। पीएच होती है आपकी कितनी? 4 से लेके 5 के बीच में होती है। यानी कि बेटा कैसी है? एसिडिक है। यानी कि ये कैसी है? आपकी एसिडिक है। और बेटा एसिडिक पीएच है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कई सारे स्पर्म्स का खात्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस एसिडिक नेचर की वजह से बेटा वेजाइना के ये क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा किसको? स्पर्म काउंट को। ये रिड्यूस कर देगा स्पर्म काउंट को, और बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है ये स्पर्म काउंट को। बढ़िया। तो आपका जो है बेटा स्पर्म काउंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेजाइना की जो पीएच है 4 to 5 है, एसिडिक है, और हर स्पर्म्स जो है बेटा इसको सहन नहीं कर पाएंगे, जो है आपके मर जाएंगे। काफी सारे स्पर्म्स तो यहीं पर अपनी जो है बेटा क्या कर देंगे? जान दे देंगे। फिर इसके बाद जो बच्चे कुछ स्पर्म होंगे, क्या बेटा वो सर्विक्स में जाएंगे? हाँ सर, सर्विक्स में जाएंगे। अब होता क्या है, सर्विक्स में मौजूद है बेटा आपकी क्या? म्यूकस। म्यूकस, और म्यूकस एक्ट करती है एज अ फिल्टर। म्यूकस एक्ट करती है एज अ फिल्टर। तो म्यूकस क्या करती है बेटा? एक्ट करती है एज अ फिल्टर। तो आप यहाँ पर लिखोगे सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है बेटा वो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि जो सर्विक्स है वो एक्ट करता है एज म्यूकस फिल्टर। एक्ट एज म्यूकस फिल्टर। तो एक म्यूकस फिल्टर की तरह क्या करता है? ये एक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा? ये जो है सेलेक्ट करता है किसको? ये सिर्फ उन्हीं स्पर्म को सेलेक्ट करेगा जो आपके बेटा मोटाइल होंगे और जो है आपके नॉर्मल शेप एंड साइज के होंगे। यानी कि मोटाइल एंड नॉर्मल स्पर्म को सेलेक्ट कर लेगा। मोटाइल एंड नॉर्मल स्पर्म को क्या कर लेगा? सेलेक्ट कर लेगा।
और बाकी जो बेटा आपके स्पर्म्स जिनकी मोटिलिटी ठीक नहीं है और उनकी शेप एंड साइज नॉर्मल नहीं है सेलेक्ट, तो उनके साथ क्या करेगा, तो उनके साथ ये क्या करेगा बेटा, बाकी सब जो है यहाँ पर जो म्यूकस मौजूद है सर्विक्स के अंदर वो जो है बेटा वहीं पर आपके बचे कुछ जो है आपके किल हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये रास्ता तय कर लेते हैं बेटा, जैसे ही ये आपके पहुंचते हैं यूटेरस में, तो यूटेरस में पता क्या होता है, जो यूटेरस होता है बच्चा आपका, जो ये आपको यूटेरस दिख रहा है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते जो स्पर्म काउंट होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स में रह जाता है। यूटेरस में जो आपका स्पर्म काउंट होता है बच्चा वो सिर्फ और सिर्फ आपका थाउजेंड्स में रह जाता है। और अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो कुछ जगह पर आपको 10,000 लिखा हुआ दिख जाएगा, यानी कि थाउजेंड्स में जो है इसका नंबर रह जाता है स्पर्म काउंट, कहाँ तक, यूटेरस तक पहुंचते पहुंचते। तो लिख दूं मैं बेटा यहाँ पर थाउजेंड्स, स्पर्म काउंट कितना रह जाएगा, थाउजेंड्स में रह जाएगा। बढ़िया। अब आपके यूटेरस में क्या होता है बेटा, यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज। ये डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं बेटा, ये करते हैं फेगोसाइटोसिस, क्योंकि स्पर्म इनके लिए जो है वो है एक फॉरेन पार्टिकल, तो ये उसको एज अ अटैकर कंसीडर करके क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो यहाँ पर और जो है स्पर्म मारे जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा यहाँ पर क्या, आप लिखोगे, आप लिखोगे बेटा यूटेरस में क्या है, यूटेरस में प्रेजेंट है आपके कौन बेटा, डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट, यूटेरस में क्या है आपके डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट है। और ये जो डब्ल्यूबीसीज यहाँ पर प्रेजेंट है ये क्या करेंगे, ये करेंगे बेटा फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये करेंगे फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म जो है यहाँ पर देखा जाएगा, यानी कि नंबर को यहाँ पर ये और कम कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब जो है यहाँ पर जैसे ही स्पर्म यूटेरस में पहुंचा, डब्ल्यूबीसीज ने अटैक करा, नंबर और कम हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ स्पर्म बेटा रास्ता भटक जाएंगे, जाना इनको फेलोपियन ट्यूब की तरफ है, कुछ बेटा इधर उधर निकल जाएंगे और जो है अपनी सही लोकेशन पर नहीं पहुंचेंगे, कुछ ही ऐसे स्पर्म होंगे जो सही लोकेशन पर जाएंगे। तो बेटा फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में जो आपका स्पर्म काउंट निकल के आता है, देख जरा ध्यान से, फेलोपियन ट्यूब में जो तेरा स्पर्म काउंट निकल के आता है वो सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स में आता है, लगभग 200 से लेकर 250 स्पर्म ही जो है बच्चा आपके कहाँ पहुंच पाते हैं, आपके जो हैं फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। कहाँ पहुंच पाते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब में पहुंच पाते हैं। तो स्पर्म काउंट जो है सिर्फ और सिर्फ हंड्रेड्स में रह जाता है, कहाँ, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचने कर। और जो है बेटा फिर उनमें से कोई एक स्पर्म ऐसा होगा जो सबसे बेहतरीन होगा, जिसके अंदर सारे गुण होंगे, उसको जो है चुन लिया जाएगा, किसके लिए बेटा, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो देख कुछ इस तरीके से जो है बेटा तेरा कौन आएगा, देख यहाँ से तेरा कौन चल के आएगा, यहाँ से तेरा क्या बेटा ओवम आएगा। हाँ सर, हम एक आम भाषा में ओवम में उसको कह रहा हूं बेटा, आप जानते हो एक्चुअली में ओवम नहीं है। ठीक है, देख ये देख सेकेंडरी oocyte तेरा यहाँ पर आ गया इस तरीके से। और यहाँ पर इसकी मीटिंग किसके साथ होगी, यहाँ पर इसकी मीटिंग होगी बेटा आपके स्पर्म के साथ। तो देखिए ये है तेरा बेटा स्पर्म, ये है तेरा बेटा स्पर्म। तो और तू यहाँ पर क्या लिखेगा, तू यहाँ पर लिख सकता है ये वाली बात, कौन सी वाली बात, तो तू यहाँ पर लिख देगा क्या, ओनली फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म नीडेड, फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म नीडेड, फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली वन स्पर्म नीडेड, ओनली वन स्पर्म नीडेड। बेहतरीन। क्या तुझे सारी चीजें समझ में आ गई है या ना, मुझे इतना बता। मैं हटूं एक बार, मैं हटता हूं और तुझे बताता हूं। देख ये जो तेरे डायग्राम दिख रहा है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का है, बिल्कुल सर। तो बेटा जो वेजाइना की ओपनिंग होती है उसके थ्रू क्या करा जाता है, इंसेमिनेशन करा जाता है। वहां पर क्या इजेक्यूलेट करा जाएगा, सीमन इजेक्यूलेशन होगा। उसके अंदर जो स्पर्म काउंट होगा वो लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा। तो बेटा जो वेजाइना में एंटर करते हैं वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एंटर करते हैं। वेजाइना की जो पीएच होती है बेटा वो एसिडिक होती है, 4 to 5 होती है, जिसकी वजह से काफी सारे स्पर्म्स तो बेटा यहीं पर निपट जाएंगे, मर जाएंगे, यानी कि आपका जो स्पर्म काउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो स्पर्म्स बचे कुचे हैं वो सर्विक्स में एंटर करेंगे। सर्विक्स में प्रेजेंट होती है बेटा म्यूकस, और ये म्यूकस बेटा क्या करती है, ये एक्ट करती है एज अ फिल्टर की तरह। और ये जो है क्या करती है, फिर चुनती है, कौन से स्पर्म्स को चुनती है, मोटाइल और नॉर्मल स्पर्म्स को क्या करती है, सेलेक्ट करती है और उनको आगे यूटेरस में बढ़ा देती है। तो यूटेरस तक पहुंचते पहुंचते जो स्पर्म काउंट होता है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ थाउजेंड्स में रह जाता है।
अगर मैं बात करूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 10,000 स्पर्म्स ही जो है बेटा यूटेरस तक पहुंच पाते हैं। इस यूटेरस में प्रेजेंट है बेटा डब्ल्यूबीसीज, और ये डब्ल्यूबीसीज क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं बेटा किसका, स्पर्म का। स्पर्म को जो है बेटा खा जाएंगी, और जो बचे कुछ स्पर्म होंगे बेटा जो बच जाएंगे फैगोसाइटोसिस से, उनमें से आधे से ज्यादा तो क्या होंगे बेटा, अपना रास्ता ही भटक जाएंगे। यानी कि वो जो है ट्रांसपोर्ट के दौरान ही क्या हो जाएंगे बेटा, रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की वजह से उनका लॉस हो जाएगा। और जो है कुछ ही स्पर्म होंगे जिनको हंड्रेड्स में कहते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअल में पहुंच पाते हैं। लगभग 200 से लेकर 250 स्पर्म्स होते हैं जो पहुंच पाते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्पर्म काउंट हंड्रेड्स में रह जाता है। फिर उनमें से कोई एक स्पर्म होगा जो है बेटा जाके आपके सेकेंडरी oocyte को क्या कर रहा है, उससे मिलेगा। देन बेटा मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। आपको अच्छे से कहानी याद होगी जब मैंने आपको oogenesis पढ़ाया था बेहतरीन तरीके से। बताओ क्या आपको समझ में आ गया? इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बेटा जो है पूरा का पूरा एक तरीके से आपको पाथवे भी पता लग गया, और इसके अलावा आपको पता लग गया कि भैया जब इंसेमिनेशन हुआ तब स्पर्म काउंट कितना ज्यादा था, और पहुंचे जो फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म पहुंचे, मात्र पहुंचे कितने बेटा, 200 से लेके 250 तक स्पर्म ही वहां तक पहुंचे। अब आपको याद आ गई, 3 इडियट्स में एक बात कही गई थी, क्या कही गई थी, कि भैया स्पर्म को रेस लगानी पड़ती है, स्पर्म को रेस लगानी पड़ती है। जिंदगी एक रेस है और इसमें जो है बेटा जो सबसे तेज भागेगा वही जो है जीतेगा। तो बेटा सेम कहानी शुरुआत ही जीवन की ऐसे हुई है। जो स्पर्म सबसे बेहतरीन होगा, जिसकी मोटिलिटी सबसे बेहतरीन होगी, वही बेटा एसिडिक पीएच को सामना कर पाएगा, वही म्यूकस फिल्टर से निकल पाएगा, वही यूटेरस के डब्ल्यूबीसी से बच पाएगा और फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा बिना कोई डायरेक्शन भटके। तो देख रहे हो, शुरुआत करी थी 200 से 300 मिलियन स्पर्म ने, पहुंचे कितने, मात्र 200 से 250 स्पर्म, और उनमें से कोई एक ही काबिल था जिसको जो है बेटा क्या मिला, फर्टिलाइजेशन का मौका मिला। बताओ समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? बढ़िया। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है बेटा मैं अगली स्टेप आपकी लिखाऊंगा। हो गया, कर लिया पॉज करके नोट डाउन? बढ़िया। अब देख आगे क्या बेटा, नंबर 2 स्टेप में मैं जो है, आप यहां पर डाल लोगे बेटा नंबर 2 स्टेप। अब आप यहां पर डालोगे बेटा नंबर 2 स्टेप। तो नंबर 2 स्टेप में क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म की मूवमेंट हो रही है। हाँ सर, अभी डायग्राम में भी आपने देखा। स्टेप 1 क्या थी बेटा, इंसेमिनेशन थी। उसके बाद क्या होगा, इंसेमिनेट होने के बाद क्या होगा बेटा, स्पर्म मूवमेंट, स्पर्म का क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा, यानी कि स्पर्म की मूवमेंट होगी। और ये जो स्पर्म की मूवमेंट हो रही है बच्चा, ये जो स्पर्म की क्या हो रही है, आपकी मूवमेंट हो रही है, इसका पाथवे आप बता दो। स्पर्म कहाँ कहाँ से ट्रेवल करेगा, तो आप यहाँ पर लिखोगे स्पर्म ट्रेवल थ्रू, आप लिखोगे बच्चा स्पर्म ट्रेवल थ्रू, स्पर्म ट्रेवल थ्रू। बेटा वेजाइना के बाद वो कहाँ जाएगा, वेजाइना के बाद जाएगा सर वो सर्विक्स में, बेहतरीन। सर्विक्स के बाद कहाँ जाएगा, सर्विक्स के बाद जाएगा यूटेरस में, बढ़िया। और उसके बाद कहाँ जाएगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और फैलोपियन ट्यूब के कौन से वाले रीजन में जाके जो है बेटा रुक जाएगा, एम्प्यूला वाले रीजन में, फैलोपियन ट्यूब। तो आप ब्रैकेट में यहां पर लिख लोगे बेटा एम्प्यूला, एम्प्यूला। अब जरा मेरी एक बात ध्यान से आप सुनिएगा। होता क्या है बेटा, जब आपका स्पर्म यूटेरस में पहुंचता है, या फिर आपका बेटा यूटेरस को पार करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो इसके बीच में पता है क्या होता है, स्पर्म के साथ एक इवेंट होता है। स्पर्म के साथ क्या होता है, स्पर्म के साथ होता है एक इवेंट। जरा पहले मैं स्पर्म का जो है आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, रुकिएगा जरा देखिएगा। अब जरा स्पर्म की जो है थोड़ा सा बेटा शक्ल बनाई जाए। अच्छा देख, कुछ तेरा स्पर्म बेटा इस तरीके से है। एक मिनट, थोड़ा इसको डार्क करते हैं। आइए चलिए, ये देख जरा ध्यान से, ये है तेरा कुछ इस तरीके से एक स्पर्म, बढ़िया, ठीक है। आजा देख, और देख, मैं एक रफली स्ट्रक्चर आपका बना के आपको दिखा रहा हूं। और यहां से निकल रही है बच्चा आपकी क्या, टेल। ये है आपकी क्या बेटा, स्पर्म की इस तरीके से टेल, बढ़िया। अब जरा देख, ये जो बेटा स्पर्म का हेड है, हाँ सर ये हेड है, बाकी नेक और बॉडी इसमें दिखा दी, टेल आपको दिख रही है, बढ़िया। अब इसके हेड पर क्या होता है बच्चा, ये जो आपको यहाँ पर हेड दिख रहा है स्पर्म का, स्पर्म का क्या दिख रहा है बेटा, हेड दिख रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर इस तरीके से कुछ बेटा पिन जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आपको एक पिन जैसा स्ट्रक्चर आपको क्या होता है देखने को मिलता है, किस पर, स्पर्म के हेड पर। एक्चुअली में क्या होते हैं बेटा, ये एक्चुअली में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं।
ये क्या है बेटा, स्पर्म के हेड पर आपको कुछ इस तरीके से पिन जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिनको आप कहते हो बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स। क्या कहते हो, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो होता क्या है बेटा, यूटेरस के अंदर या फिर आप कह सकते हो फैलोपियन ट्यूब के अंदर इनके साथ एक इवेंट होता है। और कौन सा इवेंट होता है इनके साथ, आइए देखिए जरा ध्यान से। इनके साथ होता है बेटा एक इवेंट, इनके साथ होता है एक इवेंट जिसको आप कहते हो बेटा कैपिसिटेशन। जिसको कहते हो बेटा आप कैपिसिटेशन। क्या होता है सर कैपिसिटेशन, बताता हूं मैं भी, रुकिएगा जरा। तो इस इवेंट में क्या होता है, जो पिन जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा, ये निकल जाता है। ये क्या होता है, निकल जाते हैं, ठीक है। इसी को आप कहते हो कैपिसिटेशन, इसी को आप कहते हो बच्चा क्या, कैपिसिटेशन। आओ जरा मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा बेटा मैं कॉपी, देन इसको करूंगा मैं पेस्ट, और इसको मैं, क्या हो गया, और इसको मैं यहां पर लेके आ जाऊंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा यहां पर क्या होगा, यहां पर इसके साथ क्या होगा बेटा, इस तरीके से जो है इसके ऊपर ये जो पिन लगी हैं ये निकल जाएंगी इस तरीके से। ये जो स्पर्म के हेड पर आपको ये जो पिन दिख रही हैं, जिसको मैं ग्लाइकोप्रोटीन्स कह रहा हूँ, ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं बेटा कैपिसिटेशन। सिर्फ इनका ही रिमूवल नहीं होता, इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है बेटा, वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी रिमूव हो जाएगा। इसको आप कहते हो कैपिसिटेशन। सर ये इसका मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली में, तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो स्पर्म आपके यहाँ एंटर करा है ना, अभी उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो जैसे सर्विक्स पार करके स्पर्म पहुंचा है बेटा यूटेरस में, अब तक इसके पास कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है कि ये जाके आपके किसको, आपके ओवम को जाके, या फिर आपको सेकेंडरी ओवम को ही जाके आपके फर्टिलाइज कर सके। तो इसको फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाने वाली जो प्रोसेस होती है बेटा, उसी को हम कहते हैं कैपिसिटेशन। बताओ क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। तो मैंने आपसे ये कहा, ये जो स्पर्म आपका बेटा एंटर करा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसके पास कोई भी फर्टिलाइजेशन, ओवम को फर्टिलाइज करने की काबिलियत नहीं है। इसको उस काबिल बनाना पड़ता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा कैपिसिटेशन। तो क्या होता है कैपिसिटेशन के अंदर, मैंने आपको बताया कि कैपिसिटेशन में क्या होता है बेटा, ये जो कैपिसिटेशन है इस दौरान जो है बेटा, जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, उनको करा जाता है रिमूव। फिर ग्लाइकोप्रोटीन को हटाने से क्या होता है, तो मैं तुझे बताता हूँ। जैसे ही बेटा ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ पर प्रेजेंट है, सर इसके हेड पर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन्स बेटा ये रिमूव होते हैं, तो होता क्या है, आपका जो एग है उससे ये जो जाके स्पर्म बाइंड करने वाला है, जो इसके रिसेप्टर्स हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, जिससे कि वो इजीली करके एग के पास जाके आपका क्या कर जाए, बाइंड कर जाए, ठीक है, बढ़िया। दूसरा कोलेस्ट्रॉल रिमूव से क्या होता है, जैसे ही कोलेस्ट्रॉल हटता है, जो आपकी बेटा ये मेम्ब्रेन होती है स्पर्म के हेड की, इसमें क्या होता है, ये जो है बेटा परमिएबल, इसकी जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, किसके लिए, कैल्शियम आयन के लिए। और परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई कैल्शियम आयन के लिए, तो क्या कैल्शियम आयन जो है बेटा एंटर करेगा स्पर्म के अंदर, बिल्कुल। और कैल्शियम की हमें सबसे ज्यादा नीड है, किसके लिए, विग्रस मोटिलिटी के लिए, पावरफुल मोटिलिटी के लिए। एक पावरफुल मोटिलिटी के लिए बेटा किसकी जरूरत है, कैल्शियम की। तो उस कैल्शियम को एंटर कराने के लिए जो है कोलेस्ट्रॉल को बेटा क्या कराया गया है, रिमूव कराया गया है। इसके अलावा क्या बेटा, इसके हेड के अंदर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, एक्रोसोम, जिसमें मैंने कहा था आपको यहाँ पर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिनको स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। तो बेटा उनको भी जो है तैयार करा जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक रिएक्शन आप पढ़ोगे, एक्रोसोमल रिएक्शन, इसी के बाद होती है, कैपेसिटेशन के बाद ही एक रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो उस जो, तो एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए भी बेटा जो प्रिपरेशन करी जाती है, वो भी किसके अंदर होती है, कैपेसिटेशन के अंदर होती है। इसी को कहते हैं हम आपका कैपेसिटेशन। क्या आपको समझ में आया कैपेसिटेशन, बताओ है ना, ठीक है। लिखना शुरू करें, एक बार आप ऐसा करो, इसको ड्रॉ कर लो। कर लिया नोट डाउन आपने, अब देखो आगे। तो अब जो है यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं बेटा कैपेसिटेशन के बारे में। कैपेसिटेशन तो आपको समझ में आ गया। कैपेसिटेशन एक्चुअली में क्या है, तो कैपेसिटेशन बेटा वो प्रोसेस है जिसकी मदद से स्पर्म को जो है बेटा एग को फर्टिलाइज करने लायक बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम कैपेसिटेशन। उसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा आपका क्या, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन में आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रोसेस बाय बिच, प्रोसेस बाय बिच, प्रोसेस बाय बिच स्पर्म एक्वायर, जिस प्रोसेस बाय बिच स्पर्म एक्वायर fertilizing sperm acquire fertilizing, sperm, acquire, 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 fertilizing
एबिलिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसकी मदद से बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपका जो स्पर्म है वो क्या, वो जो है अपनी एबिलिटी को पाता है जिसकी मदद से वो स्पर्म, ठीक है हो गया। हाँ मैं क्या कह रहा था, रुको। तो बेटा कैपेसिटेशन क्या है? कैपेसिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से आपका स्पर्म जो है बेटा फर्टिलाइजेशन एबिलिटी को अपनी क्या करता है बेटा, एक्वायर करता है। ठीक है, कहां पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक्चुअली में कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो बेटा जो आपका कैपेसिटेशन होता है या तो वो यूटेरस में होता है या फिर वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, या तो यूटेरस में होता है या फिर फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे? आप यहाँ पर लिख लोगे इसकी साइट। तो आप यहाँ पर क्या करोगे बेटा? कैपेसिटेशन की साइट लिख लोगे। आप यहां पर कैपेसिटेशन की साइट लिख लोगे, कैपेसिटेशन की साइट। तो यहां पर कैपेसिटेशन की जो साइट होती है बेटा वो क्या होती है? तो कैपेसिटेशन की साइट है या तो वो यूटेरस है या फिर आपका देखा जाएगा बेटा किसके अंदर, यूटेरस या फिर फेलोपियन ट्यूब में। ठीक, यहां पर आपका क्या होता है बेटा? कैपेसिटेशन आपका होगा। आप ऐसा करो स्लैश की जगह एंड करो यहां पर, ठीक है। यूटेरस या फिर फेलोपियन ट्यूब में आपको जो है कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। क्या होता है कैपेसिटेशन एक्चुअल में? तो आप अच्छे से जानते हो कैपेसिटेशन क्या होता है एक्चुअल में बेटा। मैंने अभी अभी आपको बताया कैपेसिटेशन का मतलब हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म हेड, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कॉमा कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम स्पर्म्स हेड, फ्रॉम स्पर्म्स हेड। ये स्पर्म के हेड से जो है आपके क्या करना है, ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल को हटाना है। अब जो है बेटा आपके ग्लाइकोप्रोटीन को हटाने से क्या होगा एक्चुअल में, तो देख जरा ध्यान से। ग्लाइकोप्रोटीन को हटाने से आपको क्या मिल रहा है, देख जरा। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन हटेगा तो रिसेप्टर्स आपके क्या होंगे, वो एक्सपोज्ड हो जाएंगे। रिसेप्टर्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे। कौन से रिसेप्टर्स एक्सपोज्ड हो जाएंगे? वो रिसेप्टर्स जो मदद करते हैं स्पर्म को बेटा बाइंड करने में, किससे? आपके ओवम से। ठीक है, स्पर्म्स जो आपके रिसेप्टर्स हैं बेटा एक्सपोज हो जाएंगे, जो कि जरूरत है किसके लिए, नीडेड टू बाइंड द एग, नीडेड टू बाइंड द एग, जो एग से बाइंड करने में बेटा मदद करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के रिमूव होने से क्या हुआ है, तो देख जरा ध्यान से। कोलेस्ट्रॉल के रिमूवल से आपका क्या हुआ है, तो बेटा जैसे ही कोलेस्ट्रॉल तेरा रिमूव होता है तो क्या होता है, तेरी जो कैल्शियम आयन की जो बेटा परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल के रिमूव होने से क्या हो गया, इंक्रीज हो गई बेटा क्या, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, इंक्रीज मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी फॉर कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस के लिए क्या होगी बेटा, परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी। और जैसे ही कैल्शियम आयन की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या बेटा एंट्री हो जाएगी किसकी, कैल्शियम आयन की। बिल्कुल सर। तो आप लिखोगे तो आप यहां पर लिखोगे बच्चा, जैसे ही परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा यहां पर आपको देखने को मिलेगी बेटा एंट्री किसकी, कैल्शियम आयंस की, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू स्पर्म। और जैसे ही ये स्पर्म के अंदर आएंगे तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगी बेटा क्या, पावरफुल मोटिलिटी, पावरफुल मोटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप विग्रस मोटिलिटी भी कह सकते हो, विग्रस मोटिलिटी। जिसकी मदद से क्या होगा बेटा, स्पर्म हाईली मोटाइल हो जाएंगे और बहुत तेजी से भगने लगेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है बच्चा, इसके अलावा बेटा यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है आपकी प्रिपरेशन हो जाती है किसके लिए, एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए। क्या होती है एक्रोसोमल रिएक्शन, अभी आपको पता लगेगा। यहाँ पर क्या होता है बेटा, प्रिपरेशन हो जाती है किसके लिए, तो आप यहाँ पर लिखोगे बेटा प्रिपरेशन फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन, प्रिपरेशन फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए क्या होती है बेटा, प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है किसके अंदर, इसी कैपेसिटेशन के अंदर।
बताओ क्या अच्छे से आपको समझ में आ गया? तो आप बेटा पॉज करोगे और इसको नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद जो है अब हम जो है बेटा आगे की स्टेप्स को पढ़ेंगे। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन? बढ़िया। अब देख आगे, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, आपका जो स्पर्म है बेटा अब वो जो है क्या करेगा, अब ओवम से वो मिलेगा, यानी कि अब होगी बेटा मीटिंग ऑफ गैमीट्स, जिसके अंदर क्या होगा, ओवम भी जो है बेटा अपने जो है एम्पिलरी रीजन में पहुंच गया होगा। ठीक है, देख तो थर्ड स्टेप में तू क्या करेगा, थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा, मीटिंग ऑफ गैमीट्स होती है। थर्ड स्टेप में होती है बेटा मीटिंग ऑफ गैमीट्स, मीटिंग ऑफ गैमीट्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, जो स्पर्म जो ओवम है वो भी एक्चुअली में कहाँ पहुंच गया है, एम्पिलरी रीजन में पहुंच गया है। तो आप लिख दोगे बेटा ओवम ऑल्सो रीचेज एम्पिलरी रीजन। और जैसे ही बेटा ये पहुंच जाएगा, स्पर्म वहां पर आ चुका है, स्पर्म ने कैपेसिटेशन रिएक्शन भी परफॉर्म कर लिया, यानी कि अब उसके अंदर एबिलिटी आ गई है किसको, ओवम को बेटा फर्टिलाइज करने की। तो अब इसके बाद क्या होगा, वो उसके अंदर एंट्री लेगा, वो क्या करेगा बेटा, एंट्री लेगा, उससे बाइंड करेगा, किससे, आपके सेकेंडरी oocyte से बाइंड करेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। देख तो इसके बाद क्या होगा बेटा, फोर्थ स्टेप में, फोर्थ स्टेप में तू लिखेगा क्या बेटा, फोर्थ स्टेप में तू लिखेगा एंट्री ऑफ स्पर्म। फोर्थ स्टेप में तू लिखेगा बेटा एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, बढ़िया। अब देख जरा ध्यान से, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं और तुझे समझाता हूं। जरा पहले मैं जो है बेटा सेकेंडरी oocyte का डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, देख जरा ध्यान से, सेकंड देख आजा। तो याद है आपको सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, याद कर, मैंने तुझे जो है बेटा जब बताया था तेरा फॉलिकल्स के स्ट्रक्चर, तो वहां पर जब मैच्योर फॉलिकल आया था तो बेटा जैसे ही एलएच आया था ओव्यूलेशन हुआ था, सेकेंडरी oocyte अलग, रिमेनिंग फॉलिकल अलग। तो सेकेंडरी oocyte तुझे याद होगा बेटा, उसके अराउंड एक जो है एक मेम्ब्रेन जो है बेटा प्रेजेंट थी। क्या कहा था मैंने उसको सर, जोना पेलिसोडा कहा था, बिल्कुल। उसके अराउंड भी कुछ सेल्स होती थी, कौन उसको जो है बेटा सराउंड करती थी सर, ग्रेन्युलोसा सेल्स। बट वो थोड़ी सी क्या हो जाती थी, इलोंगेटेड होके वो क्या कहलाने लगती थी, कोरोना रेडिएटा कहलाने लगती थी। याद है बिल्कुल आपको अच्छे से सर, बिल्कुल अच्छे से याद है, अच्छे से याद होना भी चाहिए। अब देख उसी को मैं जो है यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, तेरा ड्रॉ करता हूँ। आजा देख जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से तू जो है बेटा देखियो, आजा। हम्म, देख ये मैंने क्या करी, ये है तेरी बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, इसके अंदर बेटा इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होगा क्या, इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होगा यहाँ पर बेटा जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब इसको सराउंड कौन करती है, मैंने तुझसे कहा था इसको सराउंड करती है एक लेयर, इसको सराउंड करती है एक लेयर, इसको सराउंड करती है एक मेम्ब्रेन, जिसको आप कहते हो बेटा क्या, इसको थोड़ा सेंटर में लाया जाए, जिसको आप कहते हो बेटा जोना पेल्यूसिडा, जिसको आप कहते हो जोना पेल्यूसिडा, जिसको आप कहते हो बच्चा क्या, जोना पेल्यूसिडा। बेहतरीन, तो आप जिसको कहते हो जोना पेल्यूसिडा। होता क्या है, इसी जोना पेल्यूसिडा पर बेटा इस तरीके से क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इस जोना पेल्यूसिडा पे इस तरीके से आपके कौन प्रेजेंट है, आपके प्रेजेंट है बेटा रिसेप्टर्स। और ये जो रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, इसको कहते हैं आप ZP3 रिसेप्टर्स। इनका नाम होता है क्या, होता है ZP3 रिसेप्टर्स। आपको याद है अभी अभी मैंने आपसे बात करी थी क्या, कि भैया ये जो ग्लाइकोप्रोटीन हटाया जा रहा है स्पर्म के हेड से, ये इसलिए हटाया जा रहा है जिससे कि वो रिसेप्टर्स एक्सपोज हो सके स्पर्म के, जो बाइंड करने वाले हैं किसके साथ जाके बेटा, आपके एग से बाइंड कर सके। ठीक है, यही कहा था ना। तो बेटा देख वो इन्हीं रिसेप्टर से आके क्या करेंगे बेटा, बाइंड करेंगे, इन्हीं रिसेप्टर से आके क्या होगा, बाइंड करेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं इनको, ZP3 रिसेप्टर्स हम इनको कह रहे हैं। अब मैंने कहा था ये जो जोना पेल्यूसिडा है बेटा, इसके जो है आसपास आपकी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसके आसपास क्या होती हैं बेटा, कुछ सेल्स आपकी प्रेजेंट होती हैं। कैसी होती हैं सर, इलोंगेटेड होती हैं कुछ इस तरीके से, बिल्कुल।
क्या कहते थे इनको सर? पहले कहते थे ग्रेन्युलोसा सेल, बट बाद में इनका नाम हो जाता है कोरोना रेडिएटा। बाद में इनका नाम हो जाता है आपका क्या? कोरोना रेडिएटा। इनका नाम हो जाता है कोरोना रेडिएटा। तो अब हम इन सेल्स को क्या कहेंगे? कोरोना रेडिएटा कहेंगे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा? कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बना दूं मैं? सर बिल्कुल बना दो। ये देख, ये इस तरीके से तेरी प्रेजेंट है बेटा। ये सेल्स क्या नाम है इनका? कोरोना रेडिएटा। तो बेसिकली कोरोना रेडिएटा की लेयर प्रेजेंट है बेटा किसके बाहर? जोना पेलुसिडा के बाहर। और ये कैसे बनी है ये बात आपको अच्छे से याद होगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो बेटा तुझे याद होगा, जो ग्रेन्युलोसा सेल बेटा सेकेंडरी oocyte के अराउंड तेरी प्रेजेंट थी, ठीक है, तो बेटा वही जो है थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती है और वही कहलाने लगती है कोरोना रेडिएटा। वही कहलाने लगती है कोरोना रेडिएटा। अब देखिए ये जो सेल्स हैं बेटा इसके अराउंड प्रेजेंट है, क्या ये सेल्स बेटा ऐसे तो है नहीं भग जाएंगी कहीं? इनको कोई ना कोई पकड़ के रख रहा होगा बेटा एक साथ इतनी सारी सेल्स को। यानी कि कोई जो है बेटा क्या कर रहा होगा? बिल्कुल इनको जो है सीमेंट करने का काम कर रहा होगा। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा जब ईंटों की दीवार बनाई जाती है तो बीच में सीमेंट लगाया जाता है जिससे वो बेटा गिर ना जाए। समझ रहे हो? बिल्कुल चिपके रहे एक दूसरे से। तो यहाँ पर भी बेटा सीमेंटिंग का एक काम करता है, और वो जो करता है वो करता है बेटा हायाल्यूरोनिक एसिड। कौन करता है बेटा? हायाल्यूरोनिक एसिड। देख अब जो है उसको बना दिया जाए। आजा, कौन सा कलर लिया जाए? तेरा ग्रीन कलर ले लेते हैं। आजा देख, देख इस तरीके से जो है इन सेल्स के बीच में प्रेजेंट है कौन बेटा? जो सीमेंटिंग का काम कर रहा है, हायाल्यूरोनिक एसिड। हायाल्यूरोनिक एसिड। ये देख ये इस तरीके से तेरा प्रेजेंट है। ये कौन प्रेजेंट है बेटा? तेरा हायाल्यूरोनिक एसिड। आजा, ये देख, ये देख, आजा। अब होता क्या है जरा, अब थोड़ा सा नाम लिख दूं मैं इन सब के? बिल्कुल, मैंने तुझे बता तो दिया है, अब नाम लिख देते हैं। बढ़िया। तो ये तुझे अंदर क्या दिख रहा है? सर अंदर दिख रही है तुझे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर है तेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर है तेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बढ़िया, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की जो लेयर है बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर आपका जोना पेल्यूसिडा। उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। बहुत बेहतरीन। अब तुझे जो है एक स्पेस दिख रहा होगा किसके बीच का? तुझे एक स्पेस दिख रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच का। तो ये जो स्पेस होता है बेटा इसको हम कहते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं आपका पेरी विटेलाइन स्पेस। तो इस स्पेस को हम कहते हैं बेटा आपका पेरी पेरी विटेलाइन स्पेस। इस स्पेस को हम कहते हैं बेटा आपका पेरी विटेलाइन स्पेस। पेरी विटेलाइन स्पेस तो आप लिख सकते हो इट इज अ स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट? जोना पेल्यूसिडा। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर स्पेस? अब सीधा मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा बिटवीन जेडपी, जेडपी मतलब जोना पेल्यूसिडा, एंड पीएम दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को आप कहते हो बेटा पेरी विटेलाइन स्पेस। क्या क्या कहते हो आप? इसको कहते हो बेटा पेरी विटेलाइन स्पेस। बढ़िया। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिखते हैं? आपको दिखते हैं बेटा रिसेप्टर्स। आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रिसेप्टर्स जो कि हैं जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर्स, जिनको कहते हैं आप ZP3 रिसेप्टर्स। जिनको कहते हो आप बेटा ZP3 रिसेप्टर्स। जिनको कहते हो आप बेटा ZP3 रिसेप्टर्स। बढ़िया। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या दिखती है? आपको यहाँ पर दिखती है बेटा सेल्स। इसके अराउंड भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हो बेटा कोरोना रेडिएटा। क्या कहते हो? कोरोना रेडिएटा। बेहतरीन। और जो कोरोना रेडिएटा को जोड़ के रखी हुई है बेटा यहाँ पर, ये कौन प्रेजेंट है जो सीमेंटिंग का काम कर रही है? ये है बेटा हायाल्यूरोनिक एसिड। ये है बेटा आपका क्या? हायाल्यूरोनिक एसिड। हायाल्यूरोनिक एसिड। बताओ क्या आपको इस समझ में आ गया स्ट्रक्चर? हाँ या ना, मुझे इतना बताओ। आ गया अच्छे से? हो गया? अब देख जरा ध्यान से। अब हुआ क्या बेटा? जैसे ही स्पर्म का कैपेसिटेशन हुआ यानी कि उसके अंदर एबिलिटी आ गई। किस चीज के लिए एबिलिटी आ गई?
एबिलिटी आ गई बेटा जाके बाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी फर्टिलाइज करने के लिए। तो देख होगा क्या, अब आएगा तेरा स्पर्म। अब आएगा कौन बेटा, तेरा स्पर्म। किससे बनाया जाए, कलर कौन सा लिया जाए, हाँ तेरा लेते हैं बेटा येलो कलर। आजा देख, अब क्या होगा, इस तरीके से देख बेटा तेरा स्पर्म आएगा, इस तरीके से तेरा क्या होगा, स्पर्म आएगा। और इस तरीके से जो रिसेप्टर्स यहाँ प्रेजेंट है बेटा, कई सारे स्पर्म आके इस तरीके से क्या होंगे, इससे बाइंड कर जाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ एक रिसेप्टर आएगा बेटा, बाइंड तो काफी सारे रिसेप्टर्स आके करेंगे, ठीक है। उनमें से कोई एक होगा जिसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। ये देख इस तरीके से आके क्या हो गया, तेरे स्पर्म जो है बेटा बाइंड कर गए। किससे बाइंड करें तेरे स्पर्म आके, ZP3 रिसेप्टर ऑफ जोना पेलिसिडा। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, ये हैं आपके स्पर्म, ये हैं आपके बेटा स्पर्म जो आके क्या कर गए हैं, ZP3 रिसेप्टर से आके बाइंड कर गए हैं। अब होता क्या है, कैपेसिटेशन होगा, उसके बाद ये क्या होगा, ये जो स्पर्म है बेटा ZP3 रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। बाइंड करते ही क्या होगा बेटा, एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे बेटा एक्रोसोमल रिएक्शन। जिसको हम कहेंगे क्या बच्चा, तेरा एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या कहेंगे बेटा, जिसको हम कहेंगे तेरा एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या होती है सर एक्रोसोमल रिएक्शन, तो देख जरा ध्यान से, अब तुझे मैं याद दिलाता हूं, आजा देख याद देखियो जरा ध्यान से, कलर तेरा पिंक ही लेते हैं, ठीक है। ये देख, ये मैंने बना दिया बेटा तेरा न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है, तेरे स्पर्म का, ठीक है। बढ़िया, ये तेरा स्पर्म का न्यूक्लियस। देख अब जरा ध्यान से, क्या इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, हाँ सर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, एक आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये देख इस तरीके से प्रेजेंट होता है तेरा एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो बेटा एक्रोसोम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिनको आप कहते हो स्पर्म लाइसेंस। क्या कहते हो, स्पर्म लाइसेंस। तो देख, क्या इसके अराउंड बेटा एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सर बिल्कुल एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो देख, ये देख इस तरीके से मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है बेटा वो क्या है, वो है तेरी कौन, तेरी प्रेजेंट है बेटा मेम्ब्रेन। और ये है तेरा बाकी का स्ट्रक्चर स्पर्म का। जो कि इतना मायने नहीं रखता अभी हमारे लिए, ठीक है। ये देख बना दिया। अब जरा ध्यान से तू देखियो, होता क्या है बेटा, ये क्या है तेरा, ये मैंने तुझे क्या बताया, इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। सर बिल्कुल एक्रोसोम, यार जगह कम पड़ रही है, कोई ना रुको। एक्रोसोम तो होता क्या है बेटा, ये जो आपको स्पर्म दिख रहा है जैसे ये बाइंड करता है, ये जो स्पर्म आपको दिख रहा है बेटा, स्पर्म बाइंड करेगा किसके साथ, स्पर्म बाइंड करेगा ZP3 के साथ। स्पर्म बाइंड, तो स्पर्म बाइंड करेगा ZP3 के साथ। या नेक्स्ट स्लाइड में लिखूं क्या, नहीं चलो यहीं पर लिखते हैं, जितना कोशिश करते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही बेटा ये स्पर्म बाइंड करेगा किसके साथ, ZP3 रिसेप्टर्स के साथ, तो होगा क्या, यहाँ पर जो आपका एक्रोसोम प्रेजेंट है बेटा, जो एक्रोसोम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो जो एक्रोसोम है बेटा वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। और वो क्या रिलीज करेगा, वो रिलीज करता है बेटा स्पर्म लाइसेंस को। वो रिलीज करेगा किसको बेटा, वो रिलीज करेगा आपके स्पर्म लाइसेंस को। वो रिलीज करेगा आपके स्पर्म लाइसेंस को। वो रिलीज करेगा बेटा आपके किसको, स्पर्म के लाइसेंस को, ठीक है। क्या होते हैं स्पर्म के लाइसेंस, है ना, एंजाइम्स ही तो है। कौन कौन से होते हैं, तो बेटा एक एंजाइम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो कि कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करेगा, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपका हायालुरोनी, ये यार ये पता नहीं मुझसे बोलता क्यों नहीं है, ये हायालुरोनिडेज एंजाइम को करेगा, जो हायालुरोनिक एसिड को जाके डिसॉल्व कर देगा। तो देख, कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने के लिए कौन सा एंजाइम जो है बनाया बेटा, कौन सा एंजाइम आया, आपका एंजाइम आया कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम आया, ठीक है।
जो इसको जोड़ के रख रहा था हायालुरोनिक एसिड, तो उसको जो है बेटा डिसॉल्व करने के लिए कौन आता है, हायालुरोनिडेज आता है, ठीक है। और जो बेटा आपकी जोना पेलिसिडा है, इसको डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम है जोनालाइसिन, जिसको एक्रोसिन भी कहते हैं। वो आके क्या करेगा, इसको डिसॉल्व कर देगा। देख, तीन ही तो लेयर हैं जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाने से रोक रही है, कौन कौन सी, सर कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और कोरोना रेडिएटा को जोड़ के रखने वाली कौन, हायालुरोनिक एसिड, ये हमें रोक रहा है, ठीक है। दो हो गए हमारे दुश्मन, तीसरा कौन है सर, जोना पेलिसिडा। तो अगर हम इन तीनों को जो है बेटा हटा दें, तो क्या हम इजीली जो है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच पाएंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच गए तो अंदर जो है अपना जेनेटिक मटेरियल, अपने न्यूक्लियस को छोड़ देंगे, जिससे दोनों की मीटिंग हो जाएगी, और क्या होगा बेटा, आपका कौन बन जाएगा, आपका जो है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ है ना, क्या यही होगा, बिल्कुल सर यही होगा। बढ़िया, अब देख जरा ध्यान से, तू ऐसा कर, इसको जो है पहले बेटा नोट कर ले, इसको तू क्या करेगा बेटा, नोट कर लेगा, फिर अगली स्लाइड पर मैं तुझे लिखाता हूँ चीजें। कर लिया तूने, पॉज करके नोट कर ले इसको। हो गया, आजा आप देख आगे। अब तू क्या करेगा, अब आजा नेक्स्ट स्लाइड पर, और तू यहां पर लिखेगा स्पम क्या कर गया बेटा, बाइंड्स टू, स्पम बाइंड्स टू ZP3 रिसेप्टर्स। जैसे ही जो है स्पम बेटा बाइंड करता है किसके साथ, ZP3 रिसेप्टर्स के साथ, तो होता क्या है, तो यहां पर जो है बेटा एक्रोसोम जो है आपके स्पम के हेड में जो प्रेजेंट है, वो क्या करता है, वो रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, स्पर्म लाइसेंस को। वो रिलीज करता है बच्चा किसको, स्पर्म लाइसेंस को। स्पर्म लाइसेंस कौन कौन से होते हैं, स्पर्म लाइसेंस जरा देख ध्यान से, वो रिलीज करता है बेटा तेरे स्पर्म लाइसेंस को, जिनमें से सबसे पहला जो स्पर्म लाइसेंस है बेटा वो कौन है, उसको आप कह सकते हो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने वाला कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। दूसरा, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा बेटा, ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है आपका जाएगा और डिसॉल्व कर देगा किसको, कोरोना रेडिएटा को, डिसॉल्व कर देगा किसको बच्चा तेरे, कोरोना रेडिएटा को, डिसॉल्व कर देगा किसको, कोरोना रेडिएटा को। बेहतरीन। अब जो कोरोना रेडिएटा को बेटा रोके हुए है, जो सीमेंटिंग का काम कर रही है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हायालुरोनिक एसिड, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए क्या बनाता है, ये बनाता है बेटा हायालुरोनिडेज एंजाइम, हायालुरोनिडेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ये जाएगा और ये डिसॉल्व कर देगा बेटा किसको, ये जाएगा और ये डिसॉल्व कर देगा किसको, हायालुरोनिक एसिड को, डिसॉल्व कर देगा किसको बेटा, हायालुरोनिक एसिड को, हायालुरोनिक एसिड को क्या कर देगा, जाके डिसॉल्व कर देगा। बेहतरीन। और इसके अलावा ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करते हैं बच्चा आपके जोनालाइसिन, जोनालाइसिन, जिसको आप एक्रोसिन भी कहते हो। तो बेटा दोनों ही सेम बात है, जोनालाइसिन कहो या फिर एक्रोसिन कहो। ये क्या करेंगे, ये भी जाएंगे बेटा और डिसॉल्व कर देंगे किसको, जोना पेलिसिडा को, डिसॉल्व कर देंगे किसको बेटा, जोना पेलिसिडा को, डिसॉल्व कर देंगे आपके जोना पेलिसिडा को। बताओ, क्या आपको समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। तो स्पर्म लाइसेंस के अंदर कौन कौन आता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जोनालाइसिन और हायालुरोनिडेज, हायालुरोनिडेज। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया। तो आप बेटा पॉज करो और नोट कर लो इस वाली बात को। हो गया, अब देख आगे। अब जो है आप इस वाली स्लाइड पर आओ, और यहां पर आप लिखोगे क्या बेटा, एंट्री ऑफ स्पर्म के होते ही क्या होता है बेटा, आफ्टर
आफ्टर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, आफ्टर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जैसे ही बेटा कैपेसिटेशन हो जाता है, अगर आपसे पूछे एक्रोसोमल रिएक्शन पहले हुई या कैपेसिटेशन, तो बेटा पहले कैपेसिटेशन होगा, बाद में एक्रोसोमल रिएक्शन होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे बेटा आफ्टर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जैसे ही स्पर्म का कैपेसिटेशन होता है बेटा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बाइंडिंग होती है स्पर्म की। तो आप इसके बाद क्या होता है बेटा, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, और किससे बाइंड कर रहा है स्पर्म, बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू ZP3 रिसेप्टर्स ऑन जोना पेल्यूसिडा, टू ZP3 रिसेप्टर्स जो कि प्रेजेंट है किस पे, ऑन जोना पेल्यूसिडा, ऑन जोना पेल्यूसिडा, ऑन जोना पेल्यूसिडा, बेहतरीन। और जैसे ही ये इसके साथ क्या करेगा बेटा, जैसे ही ये इसके साथ क्या करेगा, आपके बाइंड करता है, तो ये क्या करती है, ये जो है स्टार्ट कर देती है, या फिर आप कह सकते हो ट्रिगर, ये जो है क्या करती है बेटा, ट्रिगर कर देती है किसको, एक्रोसोमल रिएक्शंस को। बाइंड करते ही क्या हो जाता है, एक्रोसोमल रिएक्शन शुरू हो जाती है, ट्रिगर्स एक्रोसोमल रिएक्शन, ट्रिगर्स एक्रोसोमल रिएक्शंस। क्या होती हैं एक्रोसोमल रिएक्शंस, कुछ नहीं सर, कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं किससे, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म से, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन में, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में होता है बच्चा आपका रिलीज ऑफ एंजाइम्स, आपका होता है रिलीज ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, फ्रॉम एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है वहां से क्या होते हैं बच्चों, कुछ एंजाइम्स को जो है रिलीज होता है, ठीक है, बढ़िया, एंजाइम्स रिलीज हो गए, बिल्कुल। अब इन एंजाइम्स के रिलीज होने से आखिर होगा क्या, तो बेटा ये जो एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ये जो एंजाइम्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं बेटा, यही स्पर्म को अलाउ कर रहे हैं, स्पर्म लाइसेंस ही तो रिलीज हुए हैं, बिल्कुल, तो वही तो बेटा अलाउ कर रहे हैं, जितनी लेयर्स उसके अराउंड प्रेजेंट है उन सबको डिसॉल्व करने में, जिससे कि वो स्पर्म इजीली जाके क्या कर सके बेटा, पेनिट्रेट कर सके, और जो है बेटा क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन कर सके। तो आप यहां पर लिखोगे अलाउइंग द स्पर्म, अलाउइंग द स्पर्म, अलाउइंग द स्पर्म टू पेनिट्रेट, टू पेनिट्रेट egg coverings for fertilization, to penetrate egg coverings for fertilization, for fertilization। अब आप क्या करोगे बेटा, इसको भी पॉज करो, और यहां पर क्या करोगे, आप नोट डाउन कर लोगे इस वाली बात को भी, ठीक है। वही बेटा बात शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको लिखा दी है, बाकी पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, उसमें तो आपको कोई समस्या है ही नहीं, ठीक है, हो गया। अब आप इसको पॉज करो और नोट डाउन करो, हो गया। अब देख एक बात और मैं तुझे बताता हूं, आगे आजा। अब आपको पता है बेटा यूजुअली क्या होता है, यहां पर डालोगे आप एक नोट, यूजुअली क्या होता है बच्चा, एक एक जो स्पर्म है बेटा वही क्या करता है, ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है, ठीक है, यही होता है ना, बिल्कुल। बट ओविडक्ट में तो इतने सारे पहुंचे थे, बिल्कुल, ठीक है। तो आप पहले ये वाली बात लिखो यहां पर, फिर मैं आपको आगे वाली बात बताता हूं। तो आप यहां पर लिखोगे यूजुअली, यूजुअली, यूजुअली वन स्पर्म, यूजुअली वन स्पर्म एंटर्स ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है बेटा, एक ही स्पर्म जो है बेटा वो एंटर करता है किसमें, ओवम में, ठीक है, बढ़िया। बट क्या बेटा ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा स्पर्म जो है बेटा एंटर कर जाए, अगर बेटा एक से ज्यादा स्पर्म एंटर करते हैं तो बेटा एक से ज्यादा हो गए, तो एक से ज्यादा के लिए एक शब्द यूज कराया जाता है पॉली। तो बेटा इस जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं पॉलीस्पर्मी। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीस्पर्मी, इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। और अगर ऐसा हो गया तो आप ऐसे समझो बेटा 23 क्रोमोसोम्स किसके पास है, सर एग के पास है, ओवम के पास है, ठीक है, 23 एक स्पर्म के पास है, दो स्पर्म अगर आके घुस गए तो बेटा 23 23 और 23, यार ये तो 46 से ऊपर पहुंच गया नंबर, समझ रहे हो आप, कितना हो गया बेटा, ये नंबर तेरा 69 हो गया, समझ रहे हो सर, ये तो बहुत ज्यादा नंबर हो गया, हाँ बेटा बहुत ज्यादा हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया। तो जो जाइगोट बनेगा
क्या बेटा वो नॉर्मल जाइगोट होगा या एब नॉर्मल जाइगोट होगा? बताओ मुझे। सर वो एब नॉर्मल जाइगोट होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एब नॉर्मल क्रोमोजोम नंबर है। क्रोमोजोम नंबर जितने होने चाहिए उससे ज्यादा है। तो बेटा ये तो एक मुसीबत की बात है बिल्कुल। तो क्या कोई इसका सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा। तो बेटा हम जो है अगले स्टेप में किसकी बात करेंगे? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी की। आखिर हमारी बॉडी ने ऐसे कौन से जो है बेटा मेथड्स को अपनाया जिससे कि वो जो है किसको रोक सकती है? पॉलीस्पर्मी को रोक सकती है। यानी कि वो इंश्योर करे क्या कि भैया एक ही स्पर्म जो है ओवम के अंदर एंट्री ले। ठीक है, यानी कि पॉलीस्पर्मी को रोका जाए, एक से ज्यादा स्पर्म नहीं घुस पाए। तो इसके क्या मेथड होते हैं वो हम अगली स्टेप में बात करेंगे। तो यहां पर मैं बेटा लिखूं इसी बात को, इफ इफ मोर देन वन स्पर्म, इफ मोर देन वन sperm, if more than one sperm enters ovum during fertilization, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड बेटा पॉलीस्पर्मी कहते हैं इसी को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। तो आप लिखोगे दिस कंडीशन कॉल्ड, दिस दिस कंडीशन कॉल्ड, बेटा क्या कहते हैं इस कंडीशन को? इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। इस कंडीशन को कहते हैं बेटा पॉली स्पर्मी। पॉली मतलब मल्टी, स्पर्मी मतलब बेटा स्पर्म। जब एक से ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाए तो उसी को कहते हैं पॉली स्पर्मी। और पॉली स्पर्मी क्या करती है बेटा? पॉली स्पर्मी कॉज करती है, कॉज कॉजेज एबनॉर्मल जाइगोट। इससे क्या बनेगा बेटा? कॉजेज एबनॉर्मल जाइगोट। तो अब हमें इसका जो है बेटा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। आओ तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहले आप पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद आपको सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। भैया कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आप प्रिवेंट कर सकते हो किसको? पॉलीस्पर्मी को, कि पॉलीस्पर्मी हो ही ना। ठीक है, तो बेटा दो दो होते हैं, एक होती है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक होती है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। आप पहले इसको नोट कर लो। हो गया नोट? बढ़िया। अब देख आगे। अब आप जो है बेटा अगली स्टेप डालोगे, दैट इज फिफ्थ नंबर की जो स्टेप होगी, और वो होगी बेटा आपकी क्या? प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी कि भैया पॉलीस्पर्मी से कैसे जो है बेटा आपका छुटकारा पाया जाए। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। दो मेथड होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, एक होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ह्यूमंस के अंदर जो मेनली होता है बेटा वो होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, बहुत बेहतरीन। सर होता क्या है एक्चुअली में फास्ट ब्लॉक? देखो नाम से ही पता चल रहा है फास्ट ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? किसी को रोकना, ब्लॉक कर देना, यानी कि जल्दी से जल्दी जिसको जो है रोक दिया जाए। एक ऐसा मेथड जिसमें बहुत कम समय लगेगा और यो हो जाएगा। एक ऐसा मेथड जो उससे ज्यादा लेंदी होगा, ठीक है, जिसको आप कहते हो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बेटा फर्क होता है, जो काम जल्दी में करा जाता है ना वो काम इतना मजबूत नहीं होता, जो काम थोड़ा आराम से करा जाए वो काम मजबूत होता है। तो बताओ फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ज्यादा मजबूत है या फिर स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी? सर फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मजबूत नहीं है, यानी कि वो कैसा काम है? वो आपका टेम्परेरी काम है। और जो परमानेंट काम होता है बेटा वो होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो कि परमानेंटली रोक देता है किसको बेटा? स्पर्म की, दूसरे स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, बढ़िया। इसलिए ह्यूमंस के अंदर जो है बेटा मेनली स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ही होता है। ठीक है, होता क्या है इसके दौरान बेटा? तो आप यहां पर लिख सकते हो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी के अंदर कि जो ओवम की मेम्ब्रेन होती है बेटा उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं जिससे आपकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाए। ठीक है, इसी को आप कहते हो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। बाकी दोनों मेथड में आपको अभी लिखाऊंगा। तो आप यहां पर लिखोगे चेंजेस इन ओवम मेम्ब्रेन। तो ओवम की मेम्ब्रेन में हो जाते हैं बेटा चेंजेस, चेंजेस इन ओवम मेम्ब्रेन, चेंजेस इन ओवम मेम्ब्रेन। आप यहां पर लिखोगे टू ब्लॉक, लिखो टू ब्लॉक चेंजेस इन ओवम मेम्ब्रेन टू ब्लॉक
टू ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पम्स, टू ब्लॉक एंट्री ऑफ अदर स्पम्स, तो दूसरे स्पम्स को रोका जाए बेटा एंट्री करने से, इसी को आप कहते हो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जैसा मैंने बताया बेटा, दो इसके अंदर जो है आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका फास्ट ब्लॉक, एक मिनट, अरे यार इसको लेके आने दो, थोड़ा सा करते हैं इसको डार्क, अच्छा। एक है बेटा आपका फास्ट ब्लॉक, एक है आपका फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ठीक है। अब देख ध्यान से, इसमें होता क्या है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में, आजा। अब देख मैं तेरे आगे क्या करता हूं बेटा, मैं बनाता हूं तेरी मेम्ब्रेन ओवम, देख ये देख, ये होगी तेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके जस्ट बाहर कौन प्रेजेंट है, तेरी जोना पेलिसिडा, आजा देख। बढ़िया, अब देख जरा ध्यान से होता क्या है बेटा, ये थोड़ी सी साइज में बेटा छोटी करने दे इसको, ये ज्यादा बड़ी होगी। अब ये ज्यादा छोटी हो गई, हाँ अब ठीक है, आजा देख होगा क्या बेटा, इस तरीके से आएगा तेरा कौन बेटा, स्पम, देख ये तेरा स्पम इस तरीके से आएगा, ये देख कोई एक स्पम है जिसने अंदर की जो है बेटा लेयर्स को हटा दिया और इस तरीके से वो आ गया, तेरा स्पम आ गया, बिल्कुल सर आ गया। अब जैसे ही बेटा ये स्पम यहाँ पर आएगा, अब एक बात बता, जनरली जो मेम्ब्रेन होती है बेटा वो कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, जनरली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है पोलराइज्ड होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज्ड सर, पोलराइज्ड मीन बेटा अंदर नेगेटिव चार्ज बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर कैसा होगा बेटा तेरा नेगेटिव चार्ज, अंदर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज, अंदर प्रेजेंट है तेरा नेगेटिव चार्ज और बाहर प्रेजेंट है तेरा पॉजिटिव चार्ज। इसी ऐसी ही मेम्ब्रेन को आप कहते हो बेटा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ऐसी ही मेम्ब्रेन को आप कहते हो बेटा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। जैसे ही ये स्पर्म बेटा यहां पर अंदर आता है, ठीक है, एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं जिसको, थोड़ा डिटेल में है वो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़िया, होता क्या है, जैसे ही बेटा ये बनता है तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चा तेरे, देख जरा ध्यान से, यहाँ पर तेरे प्रेजेंट है क्या, यहाँ पर तेरे प्रेजेंट है बेटा सोडियम के चैनल्स, यहाँ पर प्रेजेंट है तेरे क्या, यहाँ पर प्रेजेंट है तेरे बेटा सोडियम के चैनल, तो ये क्या है यहाँ पर, ये है तेरे सोडियम चैनल्स। और जैसे ही बेटा ये स्पर्म इस तरीके से अंदर आता है, एक फर्टिलाइजेशन कोन बनता है, ये सोडियम चैनल तेरे ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही तेरे सोडियम चैनल बेटा ओपन होंगे, तो एक बात बता, क्या अंदर की तरफ सोडियम आने लगेगा, है या ना, मुझे इतना बता, क्या अंदर की तरफ सोडियम आने लगेगा, बिल्कुल सर अंदर की तरफ क्या आने लगेगा, सोडियम आने लगेगा। तो देख इस तरीके से एरो से आप क्या बताओगे कि यहाँ पर जो है देख इस तरीके से कौन आ गया, ये देख ये है तेरा सोडियम, तो इस तरीके से तेरा कौन अंदर आ गया, तेरा सोडियम अंदर आ गया, इस तरीके से सोडियम अंदर आने लग गया। और जैसे ही तेरा बेटा सोडियम अंदर आएगा, जैसे ही तेरा क्या होगा बच्चा, सोडियम तेरा अंदर आएगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज, तो तेरी मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, तेरी मेम्ब्रेन हो जाएगी बेटा डीपोलराइज, तेरी मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज्ड, तेरी मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज्ड, तेरी मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी बेटा, तेरी मेम्ब्रेन हो जाएगी तेरी डीपोलराइज। आजा, अब इसी डायग्राम को मैं एक और बार बनाऊंगा, अरे यार इसको कर लो कॉपी और इसको करो आप पेस्ट, बढ़िया, इस डायग्राम को ले आऊंगा मैं यहाँ। तो जैसे ही बेटा सोडियम के चैनल ओपन हुए तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज जस्ट रिवर्स कर जाएगा,
ये जो चार्ज है बेटा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अरे यार इसी बात का डर था मुझे। अब एक एक करके हटाना पड़ेगा, आराम से आराम से। तो बेटा क्या हो जाएगा, चार्ज का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव। और जैसे ही बेटा ये मेम्ब्रेन आपकी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, ये दूसरे स्पम्स को अंदर नहीं आने देगी, दूसरे स्पम्स की एंट्री को क्या कर देगी बेटा, ब्लॉक कर देगी। बट ये जो है बेटा एक क्या है, टेम्परेरी ब्लॉक है। कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसा हो चुका है कि दूसरा स्पम भी एंटर कर गया, यानी कि होता क्या है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये एक जल्दबाजी में लिया गया स्टेप है, यानी कि ये भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन जिसकी हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बताओ क्या आपको फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी समझ में आ गया? बेटा स्पर्म ने क्या करा, जो तेरी ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ जैसे ही इसने फ्यूज करा, उसके बाद क्या हुआ, तेरे सोडियम चैनल ओपन हुए, जिससे मेम्ब्रेन हो गई तेरी डीपोलराइज्ड, और इससे क्या हुआ, टेम्परेरी ब्लॉक हो गए बेटा अदर स्पर्म्स। इसी को आप कहते हो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसी को आप कहते हो बच्चा फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो इसको एक लाइन में लिख दिया जाए सर, बिल्कुल, जिससे कि आप कभी भी देखो तो आपको समझ में आ जाए तुरंत। तो बेटा हुआ क्या, स्पर्म का हुआ फ्यूजन, स्पर्म का हुआ फ्यूजन, स्पर्म के फ्यूजन से क्या हुआ बेटा, सोडियम चैनल तेरे ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन्स, सोडियम चैनल तेरे क्या हो गए बेटा, ओपन हो गए, तेरे सोडियम चैनल क्या हो गए बेटा, ओपन हो गए, तेरे सोडियम चैनल ओपन हो गए। और सोडियम चैनल ओपन होते ही क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गई तेरी डीपोलराइज, मेम्ब्रेन का हो गया डीपोलराइजेशन, यानी कि चार्ज चेंज हो गया, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई तो इसने क्या कर दिया, टेम्परेरी ब्लॉक कर दिया अदर स्पर्म्स की एंट्री को। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, यहां पर हो गया टेम्परेरी ब्लॉक, यहां पर हो गया आपका टेम्परेरी ब्लॉक टू अदर स्पर्म्स, टेम्परेरी ब्लॉक टू अदर स्पर्म्स। बताओ क्या आपको समझ में आ गया अच्छे से? बढ़िया। तो इसको क्या करते हैं बेटा, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, देख इस तरीके से, जिससे कि आपको याद रहे और आप भूलें ना कभी। ये देख, ये हो गया तेरा बंद ब्रैकेट में। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करोगे और नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बेटा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, इसके बाद आपको बताऊंगा मैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन? आजा अब देख, अब आप हेडिंग डालोगे बेटा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो बेटा दूसरा क्या है आपका तरीका, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो कि आपको ह्यूमंस में देखने को मिलता है। स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जो कि एक्चुअली में एक परमानेंट सॉल्यूशन है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। उस केस में तो बेटा चांसेस थे कि कोई और स्पर्म आके कर जाए एंटर। अब देख जरा ध्यान से, फिर से वही बनाए, आजा फिर से जो है तेरा एग बनाते हैं। अब थोड़ा बड़ा बनाएंगे बेटा, आजा। बाहर बनाई थी तेरी पिंक कलर से लेयर। बढ़िया, चलो अच्छा बन गया यार ये डायग्राम। हम्म। अब इसको ले लेते हैं बेटा नीचे, इसकी लोकेशन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देख जरा ध्यान से, अब तू देखियो तो हुआ क्या यहाँ पर बेटा, क्या इस तरह जो है स्पम आएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा तेरा स्पम,
तो देख कुछ इस तरीके से क्या होगा बेटा, तेरा यहाँ पर आ जाएगा स्पर्म। ये देख, ये तेरा कौन आ गया, यहाँ पर तेरा आ गया स्पर्म। ये देख, यहाँ पर तेरा आ गया स्पर्म। ये मैंने बना दिया तेरा बेटा क्या, स्पर्म। ये देख, ये है तेरा बेटा स्पर्म। अब जरा ध्यान से तू देखिए होगा क्या। ठीक है, तेरा स्पर्म आ गया, तो जैसे ही तेरा बेटा मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा बेटा, फ्यूजन होगा, तो जो तेरे एग के अंदर है बेटा, वहां पर क्या होगा, एक जो है आपके क्या होगा, इंटरनल चेंजेस होंगे। इंटरनल चेंजेस में क्या होगा बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जरा ध्यान से अब आप देखिएगा। तो यहाँ पर बेटा आपके प्रेजेंट होता है इस तरीके से, कौन आपके यहाँ पर प्रेजेंट है इस तरीके से बेटा, आपके एस ई आर। कौन प्रेजेंट है यहाँ पर बेटा, आपका प्रेजेंट है एस ई आर। दैट इज, जो कि होता है बच्चा आपका क्या, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम। तो यहां पर आपका कौन प्रेजेंट है, एस ई आर। ठीक है, देख, तो बेटा तेरा यहां पर प्रेजेंट है क्या, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो है मैंने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल दिया, नहीं बेटा, वो यहां थोड़ी मिलता है, वो तो मसल्स में मिलता है। तो यहां पर कौन प्रेजेंट है तेरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तेरा यहां पर प्रेजेंट है बेटा कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़िया। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये क्या करता है, यहाँ पर जो है बेटा प्रेजेंट होते हैं के कैल्शियम के चैनल्स, वो हो जाते हैं ओपन, जिससे क्या होता है, आपका कैल्शियम आता है बाहर। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आपका जो है बेटा क्या होगा, कैल्शियम बाहर आएगा। यहाँ पर कौन बाहर आएगा, आपका इस तरीके से जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आता है। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया, जैसे ही ये जो आपका स्पर्म है बेटा, ये फ्यूज करता है किसके साथ, ओवम की मेम्ब्रेन के साथ, तो क्या होता है, कुछ एग के अंदर इंटरनल चेंजेस होते हैं। और उन चेंजेस में क्या होता है, सबसे पहले बेटा जो आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके जो कैल्शियम चैनल है वो होते हैं ओपन, और आपका कैल्शियम जो है बेटा वो रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसी समय पर क्या होता है बेटा, इसी के अंदर आपके मौजूद होते हैं क्या, यहाँ आपके मौजूद होते हैं बच्चा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके मौजूद होते हैं बच्चा, आपके इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेटा कॉर्टिकल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर आपके प्रेजेंट हैं बेटा एंजाइम्स। जिनके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। जिनके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स प्रेजेंट है। इस तरीके से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या करता है, ये इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के पास जाएगा और इनसे क्या कहेगा कि तुम अपनी जगह से हिलो, और क्या कहेगा, तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाओ और जाके फ्यूज कर जाओ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाओ, क्या कहेगा, तुम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाओ और इससे जाके बेटा क्या करो, आप फ्यूज करो। इससे जाके आप फ्यूज करो। देखो इस तरीके से क्या होगा बेटा, ये जो है फिर बेटा आपके क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। तो देख जरा ध्यान से, ये इस तरीके से क्या होगा बेटा, इनका फ्यूज। और फ्यूज के साथ साथ क्या होता है बेटा, ये इसका करा देते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस। यानी कि इसके जो अंदर के आपके कंपोनेंट्स हैं बेटा, क्या कंपोनेंट्स इसके अंदर क्या है बेटा, एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स जो है तेरे कहाँ आने लगेंगे, ये जो पेरीबेटलाइन स्पेस है यहाँ पर आने लगेंगे। यहाँ पर तेरे क्या होंगे, ये एंजाइम्स आने लगेंगे। और ये जो एंजाइम्स आते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये जो जोना पेलिसुडा यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, इसको पता है क्या करते हैं, ये जो है बेटा इसके साथ इसको जो है मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई में क्या करते हैं, इसको थोड़ा हार्ड बना देते हैं, और जो है क्या करते हैं बेटा, इसको इम्परमिएबल बना देते हैं अदर स्पम्स के लिए। तो होता क्या है, इस तरीके से बेटा एक पूरी की पूरी लेयर बन जाती है। इस तरीके से ये जो है इस पूरे पेरीबेटलाइन स्पेस में भर जाएंगे, और जो है एक तरीके से नई लेयर फॉर्म कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी जो जोना पेलिसुडा है बेटा, वो क्या होगी, वो मॉडिफाई कर जाएगी और हार्ड हो जाएगी। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल हो जाएगी अदर स्पम्स के लिए। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पम ही एंट्री कर पाएगा। अब बेटा कोई और स्पम दूसरा कभी यहां पर आके एंट्री कर ही नहीं सकता है। बताओ क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, मुझे इतना बताना। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, ये क्या है, ये हैं तेरे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये हैं तेरे बेटे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो कि फिल्ड है बेटा किसके साथ, एंजाइम्स के साथ, फिल्ड विद एंजाइम्स। और इसके अंदर कौन भरा हुआ है बेटा, एंजाइम्स, फिल्ड विद एंजाइम्स, फिल्ड विद एंजाइम्स। इसके अंदर प्रेजेंट है बच्चों आपके एंजाइम्स।
और वो एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, जोना पेलिसिडा को क्या करेंगे बेटा, जोना पेलिसिडा को जो है बेटा वो कर देंगे आपका, एक मिनट इस एरो को यहां से हटाओ, वो आपके मॉडिफाई कर देंगे जोना पेलिसिडा को। अब देख जरा ध्यान से, ये जो स्टेप हो रही है बेटा इसको आप कहते हो एक्सोसाइटोसिस। यहां पर हो जाता है बेटा एक्सोसाइटोसिस। किसका एक्सोसाइटोसिस हो रहा है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहां पर ये एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, यहां पर ये एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, मॉडिफाई कर देते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, मॉडिफाई कर देते हैं किसको, जोना पेलिसिडा को, मॉडिफाई जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा को क्या करा बेटा, मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वजह से जोना पेलिसिडा कैसी हो गई आपकी बेटा, तो आप लिखोगे जोना पेलिसिडा बिकम्स, कैसी हो गई, बिकम्स हार्ड एंड इम्परमिएबल टू, बिकम्स हार्ड एंड, becomes hard and impermeable to other sperms, hard and impermeable to other sperms। बताओ क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक और बार रिपीट करूं, चलो आओ एक और बार रिपीट कर देता हूं, एक और बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। तो बेटा हुआ क्या, जैसे ही आपका स्पर्म बेटा ओवम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करा तो एग के अंदर क्या हुआ, इंटरनल चेंजेस शुरू हो गए। तो हुआ क्या, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी बच्चा, उसने क्या करा, आपके कैल्शियम को जो है रिलीज करा। जैसे ही कैल्शियम बाहर आया, जो अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, एग के अंदर ही ये प्रेजेंट है, जिनके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे हुए हैं। तो एक कैल्शियम क्या करता है, उन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से कहता है तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाओ और उससे जाके फ्यूज कर जाओ, और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, उनसे कहता है तुम एक्सोसाइटोसिस कर दो, यानी कि तुम्हारे अंदर के जो ग्रेन्यूल्स, जो तुम्हारे अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है उनको बाहर निकालो। और जैसे ही वो बाहर आते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, जोना पेलिसिडा को मॉडिफाई कर देते हैं, उसको हार्ड और इम्परमिएबल कर देते हैं अदर स्पर्म्स के लिए। इस तरीके से क्या हो गया बेटा, एक जो है पूरी पूरी एक जो है इन्होंने क्या करा, एक हार्ड लेयर बना ली बेटा इस इस एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जस्ट बाहर, ठीक है, जिससे कि कोई और अदर स्पर्म नहीं आ सके बेटा। इसी को कहते हैं फास्ट स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है, थोड़ा समय लगता है और मेनली ह्यूमंस में ये होता है। तो अब आप क्या करोगे बेटा, इसको पॉज कर लोगे, नोट करो और पॉज करो। इसके बाद जो है बेटा मैं इसकी थ्योरी भी आपको लिखा देता हूँ अभी, जिस तरीके से मैंने वहां पर लिखाया था ना, तो जो है आपको यहाँ शॉर्ट में लिखा देता हूँ, जिससे कि आपको चीजें याद रहे। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन, अब देखो आगे आइए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसकी बनाता हूं एक कॉपी, ये इसकी कॉपी बन गई, आजा देख अब, ये इस सबको हटा दो। मुझे लग रहा है शायद इससे ज्यादा कम समय में तो मैं स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी लिख लेता, बट कोई ना, चलो अब इतनी मेहनत करिए। कभी कभी ज्यादा कल लगाना भी भाई बड़ा ही खतरनाक होता है। आजा देख, अरे हट जा भाई, हो जाए रेज। तो यार ये तो बहुत ज्यादा डॉट डॉट बना है। ये देख, हो गया। अब मैं तेरे लिए लिख दूं एक ही साथ एक ही जगह पर, आजा देख हुआ क्या। सबसे पहले बेटा स्पर्म की एंट्री हुई, तो जिसको स्पर्म फ्यूजन भी लिख सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्म की एंट्री हुई बेटा, ठीक है। स्पर्म की एंट्री के बाद क्या हुआ सर, स्पर्म की एंट्री के बाद जो है तेरा कैल्शियम जो है बेटा आयन तेरे इंक्रीज कर गए, कैल्शियम आयन इंक्रीज कर गए। कैसे करे, एसईआर ने रिलीज करा, एक मिनट, कैल्शियम आयंस तेरे क्या कर गए बेटा, इंक्रीज कर गए। और कैल्शियम आयंस के इंक्रीज करते ही क्या हुआ, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं बेटा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ने क्या करा बेटा, रिलीज कर दिया किसको, एंजाइम्स को, रिलीज एंजाइम्स, बेहतरीन। और एंजाइम्स के रिलीज होने से क्या हुआ, जोना पेलिसिडा हार्ड हो गई, जोना पेलिसिडा हार्ड हो गई, जोना पेलिसिडा बच्चा आपकी हार्ड हो गई। और जोना पेनिसिलिडा, जोना पेल्यू पेलिसिडा के हार्ड होते ही बेटा क्या हो गया, परमानेंट ब्लॉक हो गया, परमानेंट ब्लॉक टू अदर स्पर्म।
परमानेंट लॉक टू अदर स्पर्म्स, इसी को आप कहते हो बेटा स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, ज्यादा डिटेल में आपको जानना नहीं है, जितना बताया गया उतना ही बच्चा आपके लिए क्या है, मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आइए इसको भी इस तरीके से क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब बेटा आपका जो भी मेजर काम था वो हो गया खत्म यहां पर। अब देखो आगे इसके बाद क्या होगा। अब आप पहले तो बेटा इसको नोट करो, अब होगा क्या बेटा, अब देखो अब आपका जो एक्चुअल में स्पर्म है ना उसने अंदर एंट्री ले ली है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर घुस चुका है वो एग की। अब बेटा मैंने कहा था ना जैसे ही वो अंदर घुसता है क्या होता है, यहाँ पर बेटा सबसे पहले जो आपकी सेकेंडरी oocyte की जो मियोसिस जो अटकी पड़ी थी मियोसिस 2 वो कंप्लीट होगी। उसके कंप्लीट होने से क्या होगा, ओवम बनेगा, यानी कि एक लार्ज और हैप्लॉइड बनेगा सेल, जिसको आप क्या कह देते हो बेटा, ओवम कह देते होते हो। और दूसरा क्या बनता है बेटा, स्मॉल एंड हैप्लॉइड सेल बनती है, जिसको आप कहते हो बेटा सेकंड पोलर बॉडी। एक पोलर बॉडी पहले भी बनी थी, ये दूसरी बार बनी है, जिसको सेकंड पोलर बॉडी आप कहते हो। ये जो है डिजनरेट कर जाएगी। जो लार्ज ओवम होगा बेटा, जो मेल न्यूक्लियाई होगा वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा बेटा, फ्यूज करके आपका जाइगोट बना लेगा। अब ये सब जो है आपके होंगे आगे। तो अगली स्टेप क्या होगी बेटा, सिक्स स्टेप जो होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी बेटा सिक्स स्टेप। और सिक्स स्टेप में क्या होगा बेटा, सिक्स स्टेप में होगा बेटा कंप्लीशन। कंप्लीशन होगा बेटा किसका, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो बेटा, मियोसिस टू ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट्स। अब देखो एनसीईआरटी जो है इस वाली बात को यहां पर बताती है, जबकि मैंने आपको oogenesis पढ़ाते समय ही ये वाली बात बता दी थी। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे बेटा आपकी दो चीजें बनेंगी, इसके कंप्लीट होते ही आपकी बनेंगी बेटा दो चीजें। और वो क्या क्या है, इसके कंप्लीट होते ही बेटा फॉर्म हो जाएगा आपका क्या, एक तो बनेगा बेटा आपका ओवम, ठीक है, दूसरी बनेगी आपकी सेकंड पोलर बॉडी, दूसरी बन जाएगी आपकी सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी, जो बच्चा आपका ओवम बना है वो कैसा है, वो है आपका लार्ज एंड हैप्लॉइड। ओवम है आपका लार्ज एंड हैप्लॉइड, ठीक। और जो सेकंड पोलर बॉडी बनी है बेटा वो पहली पोलर बॉडी की तरह स्मॉल है एंड हैप्लॉइड है, स्मॉल एंड हैप्लॉइड, बेहतरीन। इसका इसके साथ क्या होगा बेटा, ये कर जाएगी तेरी डीजनरेट, ये कर जाएगी तेरी क्या, डीजनरेट, डीजनरेट, बढ़िया, ये कर गई तेरी क्या बेटा, डीजनरेट। और जो ओवम आपको दिख रहा है बेटा इसके साथ क्या होगा, सेवंथ स्टेप होगी अब। और सेवंथ स्टेप में क्या होगा, जो मेल न्यूक्लियाई है बेटा, जो तेरा मेल न्यूक्लियाई है वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ, वो फीमेल न्यूक्लियाई के साथ क्या करेगा बेटा, वो करेगा फ्यूज। उसका होगा बेटा क्या, उसका होगा फ्यूज, वो कर जाएगा फ्यूज। और फ्यूज करके वो क्या बनाएगा, फ्यूज करके वो बनाएगा बेटा तेरा जाइगोट, फ्यूज करके वो बनाएगा तेरा जाइगोट। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है बेटा, जाइगोट की प्लॉइडी होती है बेटा तेरी 2n, यानी कि 2n इक्वल्स टू 46 क्रोमोसोम। फीमेल न्यूक्लियाई कितना है बेटा, n इक्वल्स टू 23, दैट इज मेल न्यूक्लियाई। और फीमेल न्यूक्लियाई भी ऐसा ही है, n इक्वल्स टू 23। जब दोनों मिले तो n n 2n हो गया, 23 23 46 हो गया। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। मैं हट रहा हूं, आप क्या करोगे बेटा, इसको जो है पॉज कर लोगे, मतलब पॉज करके नोट कर लोगे, पॉज करो और नोट कर लो। हो गया। अब इसके बाद आ जाता है बच्चा आपका क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि मैंने आपको बता रखा है, बट एनसीईआरटी कहती है तो एक और बार चलो एनसीईआरटी की खुशी के लिए लिखवा देते हैं। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक एनसीईआरटी बताती है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स कैसे पता लगेगा, बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा। देख जरा ध्यान से, आजा तुझे बता देते हैं सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा।
अच्छा तू एक बात जानता है क्या, देख जरा ध्यान से। पहली बात, जो तेरी फीमेल होती है बेटा, उसके पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे पता लगता है कि वो फीमेल है? जब एक्स एक्स उसके पास सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। एक मेल का कैसे पता लगता है कि वो मेल है? जब उसके पास कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं बेटा, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। बता हाँ या ना? बिल्कुल सर, बेहतरीन, मतलब तुझे ये वाली बात आती है। अब एक बात ये बता, जो बेटा तेरा ओवम होता है, क्या वो हमेशा, तूने देखा था बेटा शुरुआत से, वो ऑलवेज क्या कैरी करता है बेटा? उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम मिलता है, ऑलवेज कैरीज एक्स क्रोमोसोम। बता हाँ या ना? सर बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम होता है उसके पास, बढ़िया, ठीक है। और जो तेरा बेटा स्पर्म होता है उसके पास क्या होता है? सर जो अपना स्पर्म होता है वो कैरी करता है आपका एक तो एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। एक करता है एक्स क्रोमोसोम और दूसरा करता है बेटा वाई क्रोमोसोम। बता है ना? सर हाँ बिल्कुल, या तो स्पर्म के पास एक्स होगा या फिर स्पर्म के पास वाई होगा, ठीक है बढ़िया। अब देख जरा ध्यान से, यहाँ पर आ जा। तो हुआ क्या बेटा, यहाँ पर दो कंडीशन है। ऐसा हो सकता है कि एक एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म अगर तेरा मीट करता है किसके साथ, ओवम के साथ, तो तेरा क्या बनेगा बेटा? ओवम के पास एक्स ही है, दैट मीन्स फिर बनेगा तेरा बेटा एक्स एक्स। इसी को आप कहते हो फीमेल, यानी कि जो बेबी बना वो क्या बना, वो बना फीमेल। बेहतरीन। दूसरा, अगर ओवम के साथ आपका वाई वाला स्पर्म जो है आ जाए बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है वाई वाला स्पर्म आ जाए, वो उसके साथ मीट कर जाए। बिल्कुल सर, 50-50 चांसेस है ना बेटा? बिल्कुल, तो बनेगा सर एक्स वाई, और इसको आप कहते हो मेल। तो मुझे इससे पता क्या लगा, मुझे इससे एक बात पता लगी, पता है क्या? मुझे इससे ये बात पता लगी कि यार ओवम के पास तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम है देने के लिए, मेल का जो स्पर्म है वो डिसाइड कर रहा है, अगर वो एक्स लेके आएगा तो एक्स एक्स करके क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी, बेबी क्या होगा, फीमेल। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम अपने साथ लाया तो क्या होगा, एक्स वाई बन जाएगा, दैट इज मेल। यानी कि अब तक लोग गलत सोचते थे, लोगों को लगता था कि फीमेल डिसाइड करती है बच्चे का सेक्स क्या होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में फादर डिसाइड कर रहा है। फादर मतलब फादर का जो स्पर्म है, क्या उसके पास एक्स क्रोमोसोम है या फिर उसके पास वाई क्रोमोसोम है, दोनों में से एक क्रोमोसोम होगा। बिल्कुल 50-50 चांसेस है। यानी कि एक्चुअली में जो सेक्स डिटरमाइन करा जाता है वो फादर करता है। ये हमारी सोसाइटी गलत सोचती है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दोगे बेटा रिजल्ट, यहां पर आप लिख दोगे बेटा रिजल्ट। इस बात का रिजल्ट क्या निकला? तो इस बात का जो आपका रिजल्ट निकला है वो बेटा ये निकला है, क्या है वो, ये निकला है फादर जो होता है बेटा, फादर यानी कि स्पर्म, जो आपका फादर होता है वो डिटरमाइन करता है, फादर डिटरमाइंस दी सेक्स, फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी, फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द बेबी। तो बेटा फादर जो है वो डिटरमाइन करता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा, ठीक है। और फादर से हमारा कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली में स्पर्म डिसाइड करता है, या तो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम लेके आएगा या वाई क्रोमोसोम आपका लेके आएगा। अब आप क्या करोगे बेटा, पॉज करके इसको जो है नोट डाउन कर लोगे। और आज के लेक्चर को बेटा अब हम यहीं तक रखेंगे, अब मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखोगे, पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। अभी नहीं बोलेंगे ये वाली बात, रुक जाओ जरा, सब्र रखो। हो गया, कर लिया आपने नोट डाउन? बढ़िया, चलो आओ। तो बेटा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बेटा आपका डिवीजन। अब देखो जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट इतना सा होता है, कभी राई का दाना देखा है, राई, बिल्कुल देखा होगा आपने। तो बेटा उसके बराबर होता है जाइगोट, उसके अंदर डिवीजन्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्लीवेज कहते हो, उसकी बात करेंगे, इम्प्लांटेशन की बात करेंगे। ये सारी बातें अगले लेक्चर में होंगी। तो तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखोगे बेटा, पढ़ाई करते रहोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ख्याल रखिए आप अपना।